आपके पास एक चाय हो और गरम गरम चाय हो और वीकेंड का दिन हो और किताब भी हो और किताब में भी चाय की बात हो रही हो। इस समय भी मेरे पास एक किताब है जिसमें चाय की बात हो रही है। ये किताब को लिखा परितोष त्रिपाठी ने, जो एक इंजीनियर भी रहे हैं, दिल्ली में पले बड़े हैं और आजकल टेलीविजन जगत में एक काफी बड़ा नाम है। उन्होंने एक तो किताबें लिखी हैं, उनमें उनकी एक किताब पहली आई थी मन पतंगा दिल डोर। उसके बाद उन्होंने एक किताब और लिखी है चाय के ऊपर। उस किताब का नाम है चाय सी मोहब्बत। इस किताब की मैं आपको एक कविता पढ़ के सुनाता हूँ। शीर्षक जैसे मैंने बताया, इसका नाम है चाय सी मोहब्बत। परितोष लिखते हैं कि चाय जैसी मोहब्बत है मेरी, सुबह आदत वाली, शाम को जरूरत वाली, जल्दबाजी में सड़क वाली, सर्द रातों में कड़क वाली, झगड़ने के बाद फीकी सी लगती है, साथ पिए तो आंखें देर तक जगती है, कई दिन तक घर न मेरी कॉल जाती है, आंखों में उबाल फेंकती तो गुस्से में खौल जाती है, तुम ग्रीन होके सिग्नल की तरह बुलाती हो, ब्लैक होके भी दिल को भा जाती हो, अदरक से मिलती रहना दवा सी लगोगी, सर दर्द में मिलोगी तो दुआ सी लगोगी, बिछड़े जमाना हुआ होठों से लग जाओ कभी आग की तरह, तुम्हें कपड़ों में संभाला है ना छूटने वाले दाग की तरह, भर भर के नहीं लिखा तुझ पे वरना छलक के चली जाती है, कविता कटिंग लिखी है तेरी तलब बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरीज में, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, किताबों को लिखने वाले लेखकों की, उनके द्वारा गढ़े गए किरदारों की और किरदारों की उन कहानियों की जो उन्होंने गढ़ा है। और साथ ही बात करते हैं हम चाय की। अब चाय की तो हमने बात कर ली है और अब हम बात करेंगे किताब की। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ये किताब जो अमीश ने लिखी है, साइकिल ऑफ इश्कवाकू। ये अमीश त्रिपाठी की रामचंद्र सीरीज की पहली किताब है। उनकी वो पूरी सीरीज आ चुकी है, कई साल हो गए हैं। रामचंद्र सीरीज की पहली किताब ये है, दूसरी है सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, तीसरी है रावण और चौथी है द वॉर ऑफ लंका। और आज हम बात करेंगे पहली किताब की जो अमीश ने लिखी है। अमीश एक बहुत ही चर्चित जाने माने राइटर हैं और आजकल एक भारतीय डिप्लोमेट के रूप में लंदन में तैनात हैं। लंदन में एक इंडियन म्यूजियम करके कुछ जगह है जिसमें भारतीय सरकार ने उनको एज ए डिप्लोमेट तैनात किया है। तो वैसे तो वो पले बड़े मुंबई में है, उनके बाद उन्होंने आईआईएम से अपनी शिक्षा ली, आईआईटी से शिक्षा ली जैसे चेतन भगत ने ली है, पर दोनों के लिखने का अंदाज बहुत ही डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से बड़ा अलग लिखते हैं। इस सीरीज से पहले भी अमीश ने कई और किताबें लिखी। उन्होंने महादेव सीरीज की किताबें लिखी हैं, फिर ये रामचंद्र सीरीज हैं। उन्होंने इस सीरीज के बीच में एक और किताब लिखी थी, उसके बारे में भी हम फिर कभी बात करेंगे। पर आज हम बात करेंगे रामचंद्र सीरीज की पहली किताब साइकिल ऑफ इश्कवाकू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुक चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरीज। और आप जैसे लोग और हमारे जैसे लोग जिन्हें किताबों से प्यार है और चाय से भी प्यार है और किताबों में कही गई कहानियों से भी प्यार है, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से बुक्स चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरीज में। भारत के पश्चिमी तट गुजरात के पास से एक बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है और युद्ध चल रहा है रावण के बीच में और दशरथ के बीच में। रावण कौन है? रावण कुबेर का सेनापति है। कुबेर जो लंका का अधिपति है और लंका का राजा है, रावण उसका सेनापति है। और दशरथ अयोध्या के राजा हैं और वो गुजरात के पास एक तट पर रावण से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि रावण उनका जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक कारोबार है, उसके ऊपर रावण जो है अपनी सब कुछ रावण ही हासिल करना चाहता है। तो कई सारे राजा मिलकर दशरथ को अपना अधिपति नियुक्त करते हैं और दशरथ उनके बिहार पर जाकर रावण से युद्ध कर रहे हैं। पर दशरथ युद्ध बहुत बुरी तरह हार जाते हैं और जब ये युद्ध बुरी तरह हार जाते हैं तो अयोध्या में पूरा मातम छा जाता है और तभी जन्म होता है दशरथ के बड़े बेटे राम का। और जब ये दशरथ युद्ध हार गए और राम का जन्म हुआ है तो दशरथ अपने पुत्र को इतना प्रेम नहीं करते, मतलब उन्हें अपने बेटे से नफरत होती है, क्योंकि वो उस दिन पैदा हुआ है जिस दिन दशरथ ये युद्ध हारा है। तो वो उसको कलंक मानते हैं, राजा दशरथ भी और अयोध्या की जनता भी। वो मानती है कि जो राजकुमार हमारे पैदा हुआ ये हमारे लिए कलंक है, क्योंकि इनके पैदा होते ही
हमारे राजा रावण से इतना बड़ा युद्ध हार गए, और वो राम का नामकरण भी करते हैं, उनको कहा जाता है कलंक 7032। तो ये थी पहला चैप्टर, पहली कहानी रामचंद्र सीरीज के साइकिल ऑफ इश्क-ओ-वाह जो अमीश ने लिखी है। यहाँ से रामचंद्र सीरीज की कथा शुरू होती है। ये भगवान श्री राम का पहला विवरण था जो अमीश ने लिखा है। अब ये अमीश ने लिखा है, ये अमीश की कल्पना है, उनकी कल्पना शक्ति है। और इस किताब में ये भी लिखा है कि हम इसका जो भी वाल्मीकि रामायण या और रामायण के स्रोत हैं उनसे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, रेफरेंस के तौर पे वो सब यूज किया गया, पर जो कल्पना शक्ति जो लिखी है, यूज की गई है, वो अमीश की है। तो अगर कुछ लोग बोले कि भाई राम का इंट्रोडक्शन तो इसमें बहुत ही गलत तरीके से दिया गया है, तो आप इसे ये मान के चलिए ये एक राइटर की ना कल्पना शक्ति है। और अमीश तो ये कहते हैं कि आप इसे बिल्कुल भी रामायण ना माने, ये रामायण का विवरण उनके इच्छा अनुसार है, जैसा उन्हें सही लगा। तो चलिए आगे और बात करते हैं हम साइकिल ऑफ इश्क-ओ-वाह की, और देखते हैं अमीश ने इसमें क्या क्या और नई चीजें लिखी हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हैं, और वो आपको और हमें कितनी पसंद आती है और कितनी नापसंद आती है। तो जैसे दोस्तों, जैसा हम बातें कर रहे थे कि राम को जो है इस किताब में कलंक के नाम से पुकारा गया है, कलंक 7032। और इसके अंदर कई सारी कहानियां हैं, कई सारी कहानी नहीं, मतलब एक ही कहानी है, पर वो जैसे कई कई भागों में विभाजित है। तो पूरी कहानी में आप देखेंगे कि राम को क्योंकि कलंक कहा गया है और उनको अयोध्या की जनता पसंद नहीं करती थी, तो उनके ऊपर हमले भी बहुत होते हैं। और बचपन से लेके जब तक वो वनवास में नहीं जाते, इवन इन वनवास भी उनको हमलों का सामना करना पड़ता है। तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनकी बहुत मदद करते हैं इसमें, वो मतलब राम को काफी प्रोटेक्शन देते हैं। और शादी के बाद जब राम की शादी सीता माता से हो जाती है तो सीता माता उनके बचाव करती है, इवन वनवास के दौरान भी सीता उनकी रक्षा करती है। सीता कई लोगों से संधि करती है, जैसे वो जटायु से संधि करती हैं, जैसे वो हनुमान से संधि करती हैं कि जो मेरे पति है राम, वो आने वाले समय में नारायण के अवतार माने जाएंगे, मतलब वो विष्णु कहलाएंगे, तो उनको बचा के रखना बहुत जरूरी है, उनकी जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो वो इन लोगों से संधि करती है। अब इसमें जो जटायु है, जो हनुमान है, उन्हें नागा कह के संबोधित किया गया। नागा वो लोग हैं जो थोड़े से विकसित हैं, जैसे किसी का चेहरा किसी सांप से मिलता है या किसी बंदर से मिलता है, बंदर से मिलता है तो उन्हें वानर और वानर कहा गया। जैसे हनुमान ऐसी जटायु हैं, उनका पंछी से मिलता है जटायु, तो उनको जटायु कहा गया है। और ये नागा वाला कॉन्सेप्ट अमीश ने जो पहली किताब लिखी थी मॉर्टल्स ऑफ मेहुलास, उसमें ही था ये नागा का कॉन्सेप्ट भी, कि नागा कौन लोग होते हैं, वो किस आर्मी के होते हैं। इसमें भी जब आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस आर्मी को बिलोंग करते हैं। तो सीता माता ही राम की रक्षा करती हैं, और उनका काम होता है कि जब वनवास में जाते हैं तो राम को वो सोमरस पिलाती हैं ताकि वो स्वस्थ रहें, उनकी आयु ज्यादा ना बढ़े और यौवन बरकरार रहे, वो जवान दिखें। सोमरस का कॉन्सेप्ट भी अमीश की पुरानी किताबों में से आया है। उस बारे में अगर कभी आप चाहें तो हम उस बारे में भी बात करेंगे, या मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगा इन सब छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करता हुआ। और राम और लक्ष्मण जंगल में रहते हैं तो शिकार करते हैं, वो हिरण का शिकार करते हैं, हिरण का मांस खाते हैं, सुअर का शिकार करते हैं, सुअर का मांस खाते हैं। इनफैक्ट एक जगह तो सीता माता उनसे कहती है कि आज मेरा हिरण खाने का मन है, तो राम और लक्ष्मण जाके हिरण का शिकार करके आते हैं। सीता को खुद एक बहुत बड़ी वॉरियर बताया गया है, वो खुद काफी शिकार करती थी, तो वो खुद जाके सुअर का शिकार करके आती है और राम और लक्ष्मण को सुअर का मांस बना के खिलाती हैं। और इस तरीके से जैसे अमीश ने बताया है, वो 14 बरस अपने इसी तरीके से निकालते हैं, पूरी एकदम पार्टी का माहौल होता है उनका पूरा वनवास में। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमीश की किताब में ऐसा लिखा है, उनकी जो रामचंद्र सीरीज है, इस किताब में पहली किताब में सब वर्णन है। और जो दूसरी कहानियां इसके अंदर कही गई है, उसमें एक कहानी ये है कि जो मंथरा का किरदार है, जो आप जानते हैं कि कैकेयी देश से वो आई थी। मंथरा यहाँ पर वो कैकेयी देश से नहीं आई, वो अयोध्या की है, और वह एक कारोबारी है अयोध्या की, और वो कारोबारी की है, और वो किसके साथ कारोबार करती है, दुनिया के और आर्यवर्त के सबसे बड़े कारोबारी रावण के साथ, इसलिए वो बहुत समृद्ध है। इसमें बताया गया है कि राम जब दशरथ और रावण का युद्ध होता है
तो दशरथ युद्ध हार जाते हैं, तो उनकी माली हालत भी खराब हो जाती है। अयोध्या की दशा बहुत खराब हो जाती है, मतलब रास्ते वीरान रहते हैं, घर टूट गए हैं, महल की स्थिति खराब है। और उनके जो सिंहासन है अयोध्या का, उसमें जितने रत्न लगे थे वो भी निकाल लिए जाते हैं लोगों का कर्जा देने के लिए, जो राज परिवार को देना होता है। इस बीच मंथरा की जो है कैकेयी से दोस्ती होती है, और वो कैकेयी को इतना सादा पैसा देती है, धन देती है कि वो राजा दशरथ से भी ज्यादा अमीर हो जाती है। इसमें बताया गया है कि मंथरा की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रोशनी। और आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी, निर्भया रेप का जो केस हुआ था, निर्भया के साथ दुष्कर्म किया था कुछ लोगों ने चलती बस में। तो ये किताब उसके 1 साल बाद ही रिलीज हुई थी। तो अमीश ने उस कहानी का भी इसमें वर्णन किया, उस कहानी को इस परिवेश में दिखाया कि अगर वो उस टाइम हुआ था तो क्या होता है। तो इसमें बताया कि मंथरा की एक बेटी होती है रोशनी, उसका जैसे कुछ लोग सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, और उनमें से एक लड़का जो होता है वो नाबालिग होता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। और वो जो रोशनी थी वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बहन थी, मतलब वो उनको राखी बांधती थी। चारों भाई भी उसे बहुत प्यार करते थे, और उसके साथ दुष्कर्म होता है और लोगों को सजा मिलती है। उनमें से एक नाबालिग था, उसे सजा नहीं मिलती। राम भी कहते हैं कि हमारे को कानून का पालन करना चाहिए, उसे सजा नहीं होती। तो कैकेयी जो है मंथरा जो है कैकेयी को पैसे देकर भरत के हाथों उस लड़के का कत्ल करवा देती है। और ये कहानी इसमें वर्णित है, और ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमीश ने ऐसा लिखा, उनका क्या तर्क थे इन सब बातों के पीछे। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा तो फिर किताब पढ़ने का इतना मजा नहीं आएगा। भरत के बारे में जहां तक बात है, राम भरत को लेके बड़े चिंतित रहते हैं जब वो गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, क्योंकि भरत के कम से कम 4-5 प्रेम प्रसंग इसमें बताए गए हैं। उसमें गुरुकुल के अंदर एक लड़की होती है राधिका, जो गुरु की बेटी होती है। भरत राम चिंतित है कि भरत इसके साथ भी निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग दूसरे कुलों में अपनी लड़कियों का विवाह नहीं करते। तो भरत को समझाते हैं। तो ये सब चल रहा है, गुरुकुल में भरत है, वो प्रेम में पड़े हुए हैं, 5-6 लड़कियों के साथ उनके संबंध बताए गए हैं। तो ये सब अमीश ने इसमें लिखा है। और विश्वामित्र का जिक्र आता है कि विश्वामित्र आते हैं जब इनकी शिक्षा थोड़ी पूरी हो जाती है, तो कहते हैं आप हमारे साथ चलिए। तो विश्वामित्र आते हैं, पर वो बड़े एटीट्यूड के साथ आते हैं, वो पूरे दल बल के साथ आते हैं, ऐसे नहीं वो अकेले आ रहे। विश्वामित्र की खुद की सेना है, जैसे मैंने बात करी कि आगे नागा किस सेना में थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो विश्वामित्र की सेना थी, और एक और थे सेनापति जिनकी सेना थी। तो यहाँ विश्वामित्र आते हैं। विश्वामित्र अपने दलबल के साथ आते हैं, वो राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं। और जब वो जंगल में जाते हैं तो वहां पे सुबाहु होते हैं, ताड़का होती हैं, और राम को उनका वध करना था। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने किया है, पर यहाँ पर राम उनका वध नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग जंगल में रहते हैं, वो थोड़े अलग विचारधारा के लोग हैं। और वो लोग वो हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि एक ही भगवान है। तो हमारा काम है कि हम उनकी बातों से सहमत हों, या अपनी बातों से उन्हें सहमत करें, उनसे वार्तालाप करें। तो राम उन्हें मारते नहीं, उनके साथ बैठ के बातचीत करते, उन्हें समझाते हैं, और उन्हें पश्चिम की तरफ भेज देते हैं। भारत से पश्चिम की तरफ वो लोग निकल जाते हैं, और बाद में यही लोग पश्चिम से आके भारत पर आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली अमीश ने इन लोगों को, ये जो लोग थे ताड़का और सुबाहु, इन्हें बेसिकली इस्लाम से प्रेरित लोगों के बारे में बताया, जैसे मुसलमान जैसे हैं उनको वो कंसिडर किया गया है, और वो आतंकवादी नहीं है, वो थोड़े भटके हुए लोग हैं, ये अमीश का कहना है। और ये भटके हुए लोग जब पश्चिम में शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये भारत पर लगातार आक्रमण करते रहते हैं। तो ये सारी बातें इस रामचरित्र साइकिल ऑफ इश्कवाहू में, ये सब बातों को काफी डिटेल से बताया गया है। जो राम की कहानी है, अभी हम सिर्फ राम की कहानी पे हैं, हम अभी सीता की कहानी पे नहीं है, क्योंकि पहला पार्ट जैसे मैंने बताया अमीश ने लिखा है, रामचंद्र सीरीज का पहला पार्ट, इसमें राम की कहानी है। सीता की कहानी दूसरे पार्ट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो किताब सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम सीता के बारे में बात करेंगे कि उनकी क्या कहानी थी। तो अभी हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी पे रहते हैं। तो इसके बाद ये लोग स्वयंवर के लिए
सीता के स्वयंवर के लिए जनकपुरी पहुंचते हैं और जनकपुरी में भी कुछ और घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से राम वनवास में जाते हैं। आगे मैं बताता हूं आपको वो सारी क्या घटनाएं होती हैं। उम्मीद है कि आपको अभी तक जो मैंने बताया इस कहानी में आपको पसंद आ रहा होगा और आप जरूर किताब खोज कर इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है और राम जो है विश्वामित्र के साथ और लक्ष्मण के साथ पहुंचते हैं मिथिला नगरी। मिथिला नगरी का हाल जो है वो अयोध्या से बहुत ज्यादा बुरा, उसकी इकोनॉमी पूरी खत्म हो चुकी है, वहां उनके पास पैसा नहीं है, शहर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, खंडर हो चुका आधे से ज्यादा, और वहां पे जो राजा राज करते हैं जनक, उनकी भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है और वहां पे सड़क बनाने तक के पैसे नहीं है। तो विश्वामित्र सड़क मार्ग से नहीं समुद्र मार्ग से मिथिला नगरी पहुंचते हैं और मिथिला नगरी की जो सेनापति है, जो रॉयल गार्ड है, वो है सीता। उस समय सीता माता की उम्र बताई जाती है करीब 25 वर्ष और उनका स्वयंवर होने वाला है और सीता 25 वर्ष की थी और राम जो थे वो 20 वर्ष के आसपास उनकी उस समय उम्र बताई जाती है इस किताब में। तो वहां पहुंचते हैं, वहां पे सीता का स्वयंवर होना था। अब जो स्वयंवर का कार्यक्रम है वो स्वयंवर इस तरीके से होना था कि हमने रामायण में देखा है कि वहां पे शिव का धनुष होता है, पिनाका उसे उठा के राम जो उस पे बांधते हैं उसकी कमान और वो धनुष टूट जाता है। यहाँ पर वो नहीं था। यहाँ पर जो स्वयंवर होना था वो स्वयंवर महाभारत में जो अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में पार्टिसिपेट किया था कि एक मछली की आंख पर निशाना लगाना होता है पानी में देख के, वहां पर ये कॉन्सेप्ट था। तो धनुष का नहीं था। यहाँ पर अमीश ने सीधा सीधा स्वयंवर को चेंज कर दिया है। महाभारत का स्वयंवर इन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर को का जो प्रोसेस था वो सीता के स्वयंवर में ला दिया है। अब यहाँ पर रावण भी आते हैं स्वयंवर में पार्टिसिपेट लेने पर विश्वामित्र जो है वो उन्हें रोक देते हैं और वो कहते हैं कि पहले राम का बारी आएगी, क्योंकि उन्हें वो कुछ तर्क देते हैं, मैं भूल रहा हूँ, शायद वो कहते हैं वो छोटे हैं या कुछ हैं या पहले आए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रावण ने निशाना लगाया तो वो तो लगा ही देगा। तो राम की बारी, सबसे पहले राम की बारी आती है। राम कहाँ चूकने वाले थे, वो लगाते हैं, तो उठाते हैं धनुष, लगा देते हैं निशाना, स्वयंवर जीत जाते हैं। रावण हो जाता है नाराज। इस नाराजगी में वो मिथिला नगरी पे आक्रमण कर देता है, अपनी सेना लाया होता है वो श्रीलंका की, वो आक्रमण कर देता है। अब बात होती है कि उसकी सेना को हराया कैसे जाए। तो विश्वामित्र कहते हैं कि उनके पास एक शस्त्र है, एक मिसाइल सिस्टम है जिसे वो असुरास्त्र कहते हैं, और उस असुरास्त्र की मदद से वो रावण की पूरी सेना को बेहोश कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें बंदी बना लेंगे। पर राम इसके लिए राजी नहीं होते, एग्री नहीं करते। वो कहते हैं ये कानून के खिलाफ है। कौन सा कानून? महादेव जो थे, महादेव ने कानून बनाया था कि कोई भी युद्ध में असुरास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। पर जब स्थिति बिगड़ती जाती है तो राम को असुरास्त्र चलवाना ही पड़ता है, और जब वो असुरास्त्र चला लेते हैं तो रावण मूर्छित हो जाता है और उसकी सेना मूर्छित हो जाती है। फिर रावण वहां से पुष्पक विमान में, रावण का जो पायलट था वो रावण को वहां से ले जाता है, और जब युद्ध खत्म हो जाता है, जैसे उसमें रावण की हार बताई गई है, तो राम को बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने कानून का पालन नहीं किया और असुरास्त्र चला लिया। तो उसकी सजा ये थी कि उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना था। अब वाल्मीकि रामायण में है कि भाई मंथरा की वजह से कैकेयी राम को वनवास जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो चाहती थी कि भरत वहां पे राज्य करे अयोध्या में। पर अमीश ने ये सब का वर्णन नहीं किया। अमीश के अनुसार राम वनवास खुद चुनते हैं, क्योंकि वो असुरास्त्र चला देते हैं। वो 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। उनको सारे लोग समझाते हैं कि भाई आप मत जाइए, ऐसा कोई रूल नहीं है। भारत भी समझाता है, दशरथ भी नहीं मानते हैं। वो चले जाते हैं सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास 14 वर्ष के लिए। वनवास में उनका पहला जो स्टॉपेज है वो होता है अपना चित्रकूट, पर वो चित्रकूट नहीं पहुंचते, वो सीधा सीधा पंचवटी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे चित्रकूट का कोई वर्णन नहीं है, सीधा पंचवटी पहुंचते हैं। रास्ते में सीता माता जो है वो जटायु से संधि करती हैं कि भाई उन्हें मेरे पति की रक्षा करनी है, क्योंकि वो होने वाले विष्णु है। तो जटायु एक सेना की टुकड़ी लेकर उनके साथ चलते हैं। 14 वर्ष के वनवास में से 13 वर्ष तक जटायु उन लोगों के साथ रहते हैं, सेना की टुकड़ी जो उनके साथ रहती है। और वहीं पर ही पंचवटी में ये सारे कार्यक्रम होते हैं कि वो शिकार हो रहा है, सुअर का मांस खाया जा रहा है और हिरण का मांस खाया जा रहा है। राजी खुशी जो समय बीत रहा है और 14वें वर्ष में प्रवेश होता है वहां पर लंका के युवराज विभीषण और उनकी बहन शूर्पणखा का, जो अपने बड़े भाई रावण की वजह से उनसे बचते हुए आए थे। वो राम की शरण में आते हैं कि भाई हम कुछ समय के लिए रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर
ना हमारा भाई हमारी हत्या करना चाहता है और हम पे कुछ हमले हो रहे हैं, तो राम उन्हें साथ में रहने की इजाजत दे देते हैं। तो फिर दिखाया जाता है कि कुछ समय तक राम, लक्ष्मण, सुपर्णखा, सीता, विभीषण साथ में रहते हैं, साथ में भोजन करते हैं। उसमें कई दृश्य ऐसे हैं कि जी सीता माता और सुपर्णखा मिल के खाना बना रही हैं और राम, लक्ष्मण और विभीषण बैठ के भोजन कर रहे हैं। बड़ा मिला जुला, मतलब बहुत ही पारिवारिक माहौल अमीश ने बनाया है। इसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। और उसके बाद समय बीतता जाता है, अचानक से सुपर्णखा जो है वो राम को पसंद करने लगती हैं। एक दिन वो स्नान करने जाती हैं सीता माता के साथ, तो वो सीता पे हमला कर देती हैं। उन्हें आइडिया नहीं होता कि सीता खुद बहुत बड़ी वॉरियर है। वो सुपर्णखा को पकड़ के कपड़े की में बांध देती है पोटली की तरह, उन्हें ले जाके विभीषण के सामने फेंक देती हैं। विभीषण पोटली खोलते हैं तो देखते हैं मेरी बहन है। गुस्से में सुपर्णखा उठ के पे हमला करने जाती है सीता पे, तो लक्ष्मण उन्हें धक्का देके पीछे हटा देते हैं और इसी उत्तेजना में सुपर्णखा अपने हाथों से अपनी नाक काट लेती है। अब वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लक्ष्मण उनकी नाक काटते हैं, पर यहाँ वो खुद काट लेती हैं। और फिर इसी दौरान जो है ये कहानी ऐसे ही चलती है। फिर ये कहानी खत्म होती है जब रावण पंचवटी आता है और वो सीता का अपहरण कर लेता है और अपहरण करके वो सीता को लेके चले जाता है। उसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है मैंने बताया सीता, उसमें सीता माता की कहानी है और वो कहानी भी इसी मोड़ पे आके खत्म होती है जहां रावण सीता का अपहरण कर लेते हैं। तीसरी कहानी है रावण एनिमी ऑफ आर्यव्रत, उसमें रावण की कहानी है और वो भी वहीं आगे खत्म होती है जहां वो सीता का अपहरण कर लेते हैं। तो इस मोड़ से जो आगे की कहानी है वो वार की कहानी है, वो है जो लास्ट है वॉर ऑफ लंका, उसमें आगे की कहानी है। तो अभी तक तो हमने हम आज बात कर रहे हैं रामचंद्र मास पहली किताब साइकिल ऑफ इश्कवाहू की। इश्कवाहू जो है वो इश्कवाकू जो है ये वंश है राम का, क्योंकि इनके कोई बड़े बुजुर्ग थे वो इश्कवाकू थे, राजा इश्कवाकू, तो उन्हीं का वंशज है राम। तो यही है साइकिल ऑफ इश्कवाहू, मतलब इश्कवाकू के वंशज। तो इस किताब की कहानी यहीं तक है और ये तो मैंने आपको कुछ चुनिंदा कहानियां बताई हैं इसमें से, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं ये कमेंट नहीं करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत, पर मैं एक बात की जरूर तारीफ करूंगा अमीश की कल्पना शक्ति की। अमीश ने जो कल्पना शक्ति के द्वारा लिखा है वो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे, मैं तो नहीं सोच सकता था। उन्होंने लिखा बहुत अच्छा है। और मैं क्या सोचता हूँ अमीश की राइटिंग के बारे में, उस बारे में मेरे कुछ व्यूज हैं, पर मैं वो आज आप लोगों के साथ साझा नहीं करूंगा, क्योंकि हम आगे भी अमीश की कई किताबों के बारे में बात करेंगे और फिर कभी मौका मिला तो मैं अपने व्यूज जरूर बताऊंगा और फिर आप लोगों के भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों के क्या व्यूज हैं। उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो आपको किताब के बारे में बताया आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। जैसे मैंने कहा, मैंने तो बहुत छोटी छोटी कुछ कहानियां, कुछ अंश बताए। जब आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही दिलचस्प किताब है। 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज इसकी बिकी हैं। मुझे बस एक ये है कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि नई जो जनरेशन है वो रामायण के बारे में इतना नहीं जानती। अमीश बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं देश में भी और विदेश में भी। तो मुझे एक यही प्रॉब्लम लगती है कि कहीं अमीश की किताब पढ़ के इसको लोग नई असली रामायण ना समझने लगे, क्योंकि पर अमीश ने डिस्क्लेमर देने की काफी कोशिश की है कि भाई ये असली रामायण नहीं है, ये उनका वर्णन है। बट उनका जो वर्णन है, उन्होंने जो लिखा है, उनकी कल्पना शक्ति, उसको मेरा सलाम है कि उन्होंने बहुत शानदार लिखा है। अब आप इस किताब को ढूंढिए, खरीदिए, ढूंढना क्या आपको आराम से मिल जाएगी। पढ़िए इसे, या तो हार्ड कॉपी लेके पढ़िए या किंडल में पढ़ते हैं उसमें पढ़िए, पीडीएफ में पढ़ते हैं पढ़िए, पर पढ़िए और बताइए मुझे कि आपको ये कैसी लगी। कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताइए। आपको मेरा कहानी के बारे में डिस्कस करना, किताब के बारे में अगर आप कुछ उसका फीडबैक देना चाहते हैं तो भी जरूर दीजिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा आज का एपिसोड बुक्स चॉइस एंड बंच ऑफ स्टोरीज का, और उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक भी करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इससे मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और किताबों के बारे में बात करूं। और बताइए कमेंट में कि आप दूसरी किस किताब के बारे में, इस सेकंड पार्ट के बारे में आप बात करना चाहते हैं या बाद में बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा किताब के साथ। और सेकंड पार्ट नहीं होगा तो कोई और किताब होगी, पर किताबों की बात जरूर होगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। प्लीज फॉलो द चैनल 000, उसमें बुक्स चॉइस एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज आप लोगों के लिए है, जो लोग किताबों से प्यार करते हैं, किरदारों से प्यार करते हैं, कहानियों से प्यार करते हैं।
000 नाम से ही मेरा फेसबुक अकाउंट भी है और फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है। उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए कि आपने अगर ये किताब पढ़ी है तो आपको कैसी लगी, क्या क्या पार्ट आपको अच्छे लगे। फिर अगर हमारा परिवार बढ़ता है बुक्स चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरीज का, तो हम कुछ अच्छे कमेंट्स भी लेंगे, कुछ लोगों को लेंगे और हम डिस्कस करेंगे किताबों के बारे में, इस किताब के बारे में और बाकी सारी और भी किताबें जिनके बारे में हम फ्यूचर में ही बात करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों का साथ बना रहेगा। तो आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। वैसे भी काफी लंबा हो गया, पर जितना भी लंबा हो गया आप जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और बताइएगा आपका फीडबैक कैसा रहा। तो चलिए, मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते बुक्स चाइज एंड बंच ऑफ स्टोरीज के किसी और एपिसोड में, किसी और किताब के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।